इंडिया और इजराइल के दरमियान लंबे अरसे तक स्ट्रेटेजिक टाइज रहे हैं और मोदी के आने के बाद दोनों के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं ये मजीद गहरे हुए हैं। इसकी वजह असल में सियासी है। इंडिया के अंदर जो रूलिंग पार्टी है दे बिलीव इन हिंदुत्व आइडियोलॉजी, और इजराइल के अंदर इस वक्त जो पार्टी है नेतन्याहू की और उनके जो इत्तेहादी हैं दे बिलीव इन ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी। अब ये जो दोनों आइडियोलॉजीज़ हैं इनके अंदर एक सियासी सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी ये है कि दोनों को एंटी मुस्लिम वोट भी कहीं ना कहीं पे पड़ रहा होता है, और दोनों की आइडियोलॉजीज़ के अंदर मुसलमान फैक्टर आपको ज़रूर नज़र आता है। ज़ायनिस्ट भी समझते हैं कि उनको अपने मुस्लिम नेबर्स से ख़तरा है, और हिंदुत्ववादी भी यही समझ रहे होते हैं कि उनको अपने मुस्लिम नेबर्स से ख़तरा है। लिहाजा ये जो एंटी मुस्लिम फैक्टर है ये दोनों आइडियोलॉजीज़ को करीब ला रहा होता है। अब एशिया के अंदर इजराइल का सबसे बड़ा जो दोस्त कंसीडर किया जाता है, इजरायली खुद बोलते हैं, दैट इज इंडिया, और इंडिया के साथ फिर एज अ रिजल्ट उनके बड़े गहरे डिफेंस रिलेशंस आपको नजर आते हैं। नाउ जैसा कि इजराइल का एशिया के अंदर सबसे बड़ा दोस्त है ही इंडिया, लिहाजा इंडिया के साथ जो मामलात हो रहे होते हैं नेबरहुड में इंडिया के क्या हो रहा है या इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, सर्टेनली ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इजरायली एक्सपर्ट्स के लिए। अब बांग्लादेश के अंदर जो रिजीम चेंज हुई है वहाँ पर और एक नई सरकार आई है और प्रो इंडिया सरकार गई है, इस चीज़ को इजराइल के एक्सपर्ट्स भी स्टडी कर रहे हैं और वो भी इस पे अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि व्हाट दिस मीन फॉर इंडिया एंड फॉर इजराइल एज वेल। वो समझते हैं मजमूई तौर पर, कलेक्टिवली अगर आप उनको देखें तो वो ये समझ रहे होते हैं कि ये इंडिया के लिए बुरा हुआ है सर्टेनली, और ज़्यादा चैलेंजेस इंडिया के लिए क्रिएट हुई हैं, और ये चाइना के लिए बहुत अच्छा हुआ है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंगली मैं बहुत सारे उनके एक्सपर्ट्स को देख रहा था, ये जो इंडियन इंटेलिजेंस ने शुरुआती दिनों में एक क्लेम ठोक डाला अपनी मीडिया के अंदर, खासतौर पर उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि इसके पीछे चाइना और पाकिस्तान थे रेवोल्यूशन के पीछे। आपको याद होगा शुरुआती दिनों में यही नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर किया है। तो इजरायली एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी में इन्होंने किया है, अभी इसके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जो इंडिया का क्लेम है चाइना पाकिस्तान के हवाले से उसमें कितना वजन है। अच्छा, इजराइल का एक बड़ा थिंक टैंक है जिसे कहते हैं बीसा, द बेन सादात सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ये वहाँ का एक बड़ा थिंक टैंक है। उन्होंने बांग्लादेश के अंदर ये जो सूरत हाल तब्दील हुई है इस पे और इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, इस पे एक इंटरेस्टिंग बात कही है, वो ज़रा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो कहते हैं कि दी अपराइजिंग इन बांग्लादेश आर अ टेस्ट फॉर इंडिया, वो टेस्ट इसको कहते हैं। आगे इसमें उन्होंने क्या लिखा है इसमें भी थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, वो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि इंडिया एंड इट्स लिटिल सिस्टर टू नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म उन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया एंड इट्स लिटिल सिस्टर टू दी नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, यानी वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इंडिया की, ये उनकी छोटी बहन है बांग्लादेश। अब ये वही टर्म है जो कि कुछ रोज पहले आपको याद होगा प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मा, जो कि एक बड़े बांग्लादेश के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने पिछले दिनों प्रपोज किया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान न्यूक्लियर ट्रीटी होनी चाहिए। उस स्पीच के अंदर अगर आप केयरफुली सुने तो उसमें वो यही बात करते हुए आपको नजर आएंगे कि इंडिया बांग्लादेश को अपने 7 सिस्टर स्टेट्स की ही तरह एक और सिस्टर बनाने की कोशिश कर रहा था, या उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ये एक और स्टेट हो जाए उसी तरह की 8th सिस्टर स्टेट, यूं समझे कि बांग्लादेश बन जाए। दिस इज व्हाट इंडिया वांटेड टू डू। यहाँ पर एग्जैक्टली आपको कुछ ऐसी ही टर्म मेंशन होती हुई नजर आई है, इंडिया एंड इट्स लिटिल सिस्टर टू दी नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश। अच्छा, वैसे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, आप इनकी वेबसाइट पे जाकर पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसके अंदर उन्होंने चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए कुछ बातें की हुई हैं जो कि यहाँ पर शेयर करना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि इनस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश शुड हार्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन दी कंट्रीज, इंक्रीज द रिस्क ऑफ टेररिज्म एंड लीड टू एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियाज राइवल्स China and Pakistan in the country, all of which are causes of considerable concern for Narendra Modi, who has sought to cultivate Bangladesh as a significant pro-India stronghold in the region। जब मोदी नया इलेक्ट होके आया तीसरी मर्तबा, तो शुरुआती दिनों से ही उसकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी क्लियर थी। उसकी जो फॉरेन पॉलिसी का सेंटर नज़र आ रहा था, मरकज़, वो नज़र आ रहा था उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी जो सबसे ज़्यादा अटेंशन वो देता हुआ नज़र आया शुरुआती दिनों में, वो देता हुआ नज़र आया बांग्लादेश को। ये जो अभी तीसरी मरतबा इलेक्ट होकर आया, उस पर सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा था वो उसकी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ही किया जा रहा था कि एक्सटर्नल फ्रंट्स पे इसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। अब इसमें बांग्लादेश
बांग्लादेश को उसने सेंट्रल एक पोजीशन दी हुई थी। आपको याद होगा शेख हसीना महीने के अंदर 3-3 मरतबा उधर जा रही थी न्यू दिल्ली के अंदर, जो कि बड़ा अनयूजुअल है। और इस पर भी हमने यहाँ पर बात की थी इस प्रोग्राम के अंदर कि ये कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के विजिट्स एक के बाद एक करने की, कुछ भरम रखा जाता है। मतलब इतना ज़्यादा, भले ही कितने फ्रेंडली रिलेशंस हों, इतना ज़्यादा ताबड़तोड़ विजिट्स शोभा नहीं देती किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को कि हर 2-3 दिनों के बाद वो न्यू दिल्ली की तरफ जा रही हैं। तो ये कह रहे हैं ये मोदी के लिए सेटबैक है, जो कि बिल्कुल है, वो ठीक बोल रहे हैं। यानी इससे तो साफ जाहिर हो गया कि उसके जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वाली जो डिजाइन थी ना, जो वो करना चाहता था, वो तो शुरू होते ही खत्म हो गई है डिजाइन सारी की सारी। लेकिन उसके साथ वो कह रहे हैं कि इससे फिर इंडिया के जो राइवल्स हैं चाइना पाकिस्तान जैसे, उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ेगा ढाका के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, कहते हैं इंडियन इंटेलिजेंस हैजंट to announce that China and Pakistan are behind the radicalization and hot bloodedness in Bangladesh. It is difficult to verify these claims, but they reflect the Indian perception that instability in Bangladesh is an expression of जियोपॉलिटिकल चेंजेस इन द रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो इंडिया की इंटेलिजेंस ने हड़बड़ाहट में जल्दी में इल्ज़ाम डाल दिया पाकिस्तान और चाइना के ऊपर, इसको ज़रा वेरीफाई करना मुश्किल है कि वो इसके पीछे थे या नहीं थे। गालिबन उन्होंने जल्दी में ये इल्ज़ाम लगाया है इन फोर्सेस के ऊपर, इन मुल्कों के ऊपर, जल्दी में ये इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया है। नाउ आखिर में एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं कि इसका इजराइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर भी पड़ेगा। एशिया के अंदर जैसे कि मैंने कहा कि इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त इंडिया ही है, इंडिया ही उनका सबसे बड़ा गालिबन हथियारों का खरीदार भी है, और इंडिया ही एक वाहिद रिलायबल पार्टनर है उनके लिए पूरे एशिया के अंदर। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो ये जो गजा की जंग शुरू हुई है, बाय द वे गजा की जंग के हवाले से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि उसके हवाले से नई अपडेट्स आप क्यों नहीं बताते। पाकिस्तान के हवाले से भी यहाँ पर कहता रहा हूँ कि वहाँ पॉज का बटन दबा हुआ है, कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। जैसे ही नई डेवलपमेंट्स होंगी तो उस पर बात करेंगे। गजा के हवाले से भी एक पॉज का बटन दबा हुआ है। जब तक बाइडेन की सरकार मौजूद है, कुछ ही हफ्तों की मेहमान है, तब तक कोई नई डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है सीज फायर के हवाले से। बातचीत चल रही है वहां पर, लेकिन ये बातचीत किस हद तक इफेक्टिव रहेगी, किस हद तक नहीं रहेगी, इस हवाले से कुछ कह नहीं सकते। बाइडेन की सरकार इख्तिताम की तरफ जा रही है, एक्सपेक्टेड यही है कि ट्रंप आएगा। अब ट्रंप के आने के बाद ही गालिबन कोई मेजर डेवलपमेंट गजा के हवाले से एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज सूरत हाल वहीं के वहीं है। वही इजरायली दहशतगर्दी जारी है वहां पर फलस्तीनियों के खिलाफ, वही वहाँ पर मार धाड़ और कत्ल गारत हो रही है, वही हिजबुल्लाह वालों के साथ उनकी लड़ाई चल रही है। तो नई चीज़ यहाँ पर फिलहाल तब तक एक्सपेक्टेड नहीं है जब तक वहाँ पर गवर्नमेंट कोई नई नहीं आती इलेक्शन के बाद अमेरिका के अंदर। लेकिन बहरहाल इजराइल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, देखिए इंडिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पर वीक हो गया एशिया के अंदर इस डेवलपमेंट के बाद, ये जो बांग्लादेश के अंदर हुई है। और इंडिया वो प्लेयर था जिसके कंधे को इस्तेमाल करते हुए इजराइल भी अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ाने के चक्कर में था। आपको याद होगा जब अब्राहम अकॉर्ड्स हुए और बड़ा प्रेशर मुल्कों के ऊपर डाला जा रहा था ट्रंप के दौर में खास तौर पर, और बाइडेन के दौर में भी बाद में, कि आप नॉर्मलाइजेशन करें इजराइल के साथ। उस वक्त ये गजा की लड़ाई नहीं हुई थी, तो बांग्लादेश और इजराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन कराने के हवाले से जो सबसे ज़्यादा मुल्क एक्टिव था दैट वाज इंडिया। इंडिया समझ रहा था बांग्लादेश और इजराइल के दरमियान अगर नॉर्मलाइजेशन होगी तो इससे उनके और बांग्लादेश के टाइज भी मजीद डीप हो जाएंगे। तो इंडिया काफ़ी एक्टिव था इस हवाले से, इजराइल को लेजिटिमेसी दिलवाने के हवाले से इस रीजन के अंदर। अब इंडिया चूंकि खुद ही जबरदस्त हो गया, नियर फ्यूचर में कम से कम नज़र नहीं आ रहा कि इजराइल के साथ कोई मुल्क नॉर्मलाइजेशन करेगा, यहाँ पर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। इवन अगर ये गजा की जंग ना भी होती ना, तो भी इस वाक़े के बाद इजराइल के जो चांसेस थे वो वैसे ही कम हो गए। और चूंकि वो यहाँ पर इंडिया के ऊपर दारोमदार रखते थे, इंडियन इन्फ्लुएंस के ऊपर दारोमदार रखते थे इजरायली इस रीजन के अंदर, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस श्रिंक होना उनके लिए भी यकीनी तौर पर एक सेटबैक आप कह सकते हैं।